हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन के अगले पार्ट के बारे में। पिछले पार्ट में हमने बात किया था रेस्पिरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। आज मैं फिर अच्छे तरीके से रेस्पिरेशन को बताने वाला हूं। आप अपने बुक और नोट्स लेकर बैठिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्या होता है। आपको मैं बता दूं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सांस लेना और श्वसन, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या आपको पता है? ब्रीदिंग का मतलब होता है सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और श्वसन का मतलब क्या होता है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। श्वसन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, यानी एक तरीके का ये कॉम्बिनेशन है, संयोजन है। किसका? ये दोनों साथ साथ होते हैं। किसका कॉम्बिनेशन है? केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस का, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं का ये एक तरीके का समायोजन है। ये भौतिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, ये रासायनिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? आपको पता होगा कि वो प्रोसेसेस जिसमें से कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं केमिकल प्रोसेस यानी रासायनिक प्रोसेसेस। और जिनमें कोई नए चीज की निर्माण नहीं होती है लेकिन उसमें कुछ बदलाव तो होता है, आकार में बदलाव हो, तो वो चीज जो होती है वो होती है मेरी भौतिक अभिक्रियाएं यानी भौतिक प्रक्रियाएं। ये दोनों जब साथ साथ होती हैं तो ये एक तरीके का रेस्पिरेशन ऐसा ही एक प्रक्रिया है जिसमें फिजिकल और ये केमिकल प्रोसेस का कॉम्बिनेशन। इसमें होता क्या है? रेस्पिरेशन में अक्सर क्या होता है, तो मैं बता दूं कि ये जो केमिकल और फिजिकल प्रोसेस है बेटा, इसमें O2 एंटर करता है हमारे बॉडी के अंदर। यानी O2 का मतलब ये हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद क्या होगा? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। किसका होगा? ग्लूकोज का। यानी जो हम लोग भोजन लेंगे उस भोजन में जो ग्लूकोज होगा उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा और ऑक्सीजन ऐड हो करके वहां से एनर्जी रिलीज होगा। ओके, यहां से एनर्जी रिलीज होगा और सॉरी यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हैं आप कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा करके वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन होती है और कंबाइन होने के बाद वहां से एनर्जी रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसे हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या रेस्पिरेशन एक स्टेप में हो जाता है? क्या रेस्पिरेशन के ढेर सारे स्टेप्स होते हैं? चलिए बात करते हैं। तो रेस्पिरेशन के हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। There are 3 steps of respiration. The first is external respiration, second is internal respiration, third is cellular respiration. External respiration क्या होता है? External का मतलब होता है बाहर, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य। जैसे अगर मैं एक कमरे के अंदर हूं तो ये इंटरनल हो गया और उसके बाहर में चला जाऊं तो वो एक्सटर्नल हो गया। जैसे अगर अच्छे से समझना है तो मैं आपको बताता हूं, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स कहलाएंगे। जैसे हार्ट, लंग्स, वो इंटरनल हो गया। और ये हैंड जो हो गए, नोज हो गए, आईज हो गए, ये जो ऑर्गन्स हैं ये एक्सटर्नल है क्योंकि हमारे शरीर से बाहर हैं, तो इसको कहेंगे एक्सटर्नल। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो रेस्पिरेशन का स्टेप होता है वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बाह्य श्वसन। ये क्या होता है? ये एक तरीके का एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ये जितनी भी रेस्पिरेशन है इसका मतलब यही होता है ऑक्सीजन जाना, ग्लूकोज से ऑक्सीडेशन होना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना और उसके साथ एनर्जी बनना। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपली अगर बात करें एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसके किसके बीच में एक्सचेंज होगा? अगर हमारे बॉडी या ब्लड और एयर के बीच में अगर एक्सचेंज होता है, किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। जो एयर में मौजूद ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो सराउंडिंग से
यानी इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे या तो ब्लड में या तो हमारे बॉडी के अंदर अगर वो मिक्स होता है या इंटर करता है तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल। मींस सिंपल सी बात, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लाना और शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना, इसका मतलब हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगर मैं बात करूं इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में यानी आंतरिक श्वसन के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये शरीर के अंदर होगा ना, ये जो प्रक्रिया होगी ये शरीर के अंदर होगा। कैसे, जरा देखिए। अगर मैं बात करूं ये किसके बीच का एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, लेकिन किसके बीच में मेरे प्यारे बच्चों? ब्लड और या तो सेल के बीच में। मतलब जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल गया तो अब वो ब्लड हमारे सेल के पास जाएंगे, सॉरी ऑक्सीजन वो हमारे सेल में जाएंगे, एनर्जी बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आकर के फिर ब्लड मिलेगा, फिर ब्लड से हमारे लंग्स में जाएंगे। मतलब क्या है कि यहां पर अगर ब्लड और सेल के बीच में अगर एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का, तो ये इंटरनल होता है क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी के अंदर है, और वहां पर अगर ब्लड में ऑक्सीजन मिल रहा हो या कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा हो तो वो हमारा कौन सा रेस्पिरेशन होगा? इंटरनल रेस्पिरेशन होगा। जो थर्ड स्टेप है वो हमारे पास है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी ये हमारा थर्ड स्टेप। ये हमारा सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि सेल में एक्सचेंज होगा, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानेंगे, यानी कोशिकीय श्वसन के बारे में जानेंगे। तो यहां पर भी आपका क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड होगा। किसमें? सेल के अंदर। तो यहां पर बात करेंगे ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, और यहां पर सेल में होगा, इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, यानी कोशिका के अंदर ये रेस्पिरेशन होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कहां होता है, तो आप बोलोगे सेल में। और इसलिए जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मींस उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, और जब ऐड होगा तो हमारे पास क्या रिलीज होंगे? एनर्जी रिलीज होगा। और ये कहां हो रहा है? सेल में, इसलिए इस रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये तीनों स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन है, क्या हमारे बॉडी के अंदर, जैसे हमने अपने नोज से, नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन को अंदर लिया और वो हमारे बॉडी के अंदर चले गए, हमारे लंग्स है, तो हम लोग अपना रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू कर रहे हैं। अब सर एक बात बताएंगे, क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे अगर मैं मछली की बात करूं, अगर मैं अर्थवर्म यानी केचुए की बात करूं, या तो मैं हाइड्रा की बात करूं, या तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कॉकरोच की बात करूं, क्या उनके पास भी लंग्स होता है? क्या उनके पास भी फेफड़े होते हैं? ऐसा नहीं है। तो हम बात करेंगे अगले टॉपिक में कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ जीवों में जो श्वसन अंग है उनके बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फेफड़ों से कौन श्वसन करते हैं, तो इनमें सबसे पहला हम और आप आएंगे, यानी ह्यूमन आएगा। सेकंड, मेढक जो होते हैं उनके पास भी लंग्स होते हैं, उनके पास भी फेफड़े होते हैं, और उसी की मदद से वो रेस्पिरेशन जैसे प्रक्रियाओं को परफॉर्म करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, बर्ड्स हो गए, लिजार्ड्स हो गए यानी चिड़िया और छिपकलियां, ठीक है, एनिमल्स, ये सभी के सभी फेफड़े का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं स्किन का यूज यानी त्वचा का यूज करके ऑक्सीजन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन एक्सचेंज करता है, तो मैं आपको बता दूं, रेस्पिरेशन जैसे प्रोसेस को स्किन के थ्रू करने वाला मेढक भी। अब जरा यहां गौर करेंगे कि मेढक के पास लंग्स भी होते हैं, वो स्किन से भी करते हैं, और तो और आप देखोगे इनके पास गिल्स भी होते हैं, ये गिल्स के भी थ्रू करते हैं। लेकिन याद रखना, जो मैच्योर फ्रॉग की बात कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ गिल्स से नहीं करेंगे, वो जो फ्रॉग्स का लार्वा होगा यानी जो अंडे होंगे मेढक के, वो रेस्पिरेशन करेंगे गिल्स के थ्रू। अच्छा मुझे एक बात बता दो, स्किन से और कौन है? मेढक तो है ही, अर्थवर्म यानी केचुए, हम देखते होंगे इसको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं, किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को फर्टाइल करते हैं, यानी उसकी उपजाऊ पावर, जो उपजाऊ शक्ति होती है उसको बढ़ाते हैं, इसलिए इसको किसानों का दोस्त कहा जाता है। किसको? अर्थवर्म्स को। तो ये जो अर्थवर्म्स है यानी केचुए हैं, ये भी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन को करते हैं। अगर मैं बात करूं क्लोम यानी गिल्स के थ्रू कौन रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, तो फ्रॉक्स लार्वा, उसके साथ साथ फिश की बात करेंगे, और हम लोग
प्रॉन की बात करेंगे। ये भी एक तरीके का झींगा जो बोलते हैं उसको, है ना, ये जल में रहने वाला एक छोटा सा जीव है। ट्रेकिया का यूज यानी श्वसन नाल, यानी ट्रेकिया जो हमारे बॉडी के अंदर नहीं होते, जैसे कॉकरोच को देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से ट्रेकियास बनी होती हैं, तो उन ट्रेकियास के थ्रू कौन करता है बेटा, बोलो कॉकरोच करता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बड़ी सरफेस से। जैसे अभी हमारे पास जो गैसेस का एक्सचेंज करना होगा तो हम लोग नॉस्ट्रिल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेंगे और ऑक्सीजन को अंदर ले जाएंगे। हमारे पास ऑर्गन्स हैं, क्या हम लोग डायरेक्ट स्किन से डायरेक्ट ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं या ऑक्सीजन को लेते हैं? नहीं। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं, ऐसे कौन ऑर्गेनिज्म जो बड़ी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? तो उसमें आता है अमीबा, जो एक यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव है। और ये आपको पता होगा कि अमीबा में द्विखंडन होता है, यानी बाइनरी डिवीजन होता है, यानी वो दो भाग में टूटते हैं, नए को अमीबा का निर्माण करती है। मैं आगे के चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, और मैंने पीछे डिस्कस कर चुका है, मैंने किया है कि अमीबा में डिवीजन कैसे होता है, इसको बाइनरी फिजन कहते हैं, अमीबा में द्विखंडन। अब मैं आपको बोलूं अमीबा, तो ये भी आपकी बड़ी सरफेस से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, हाइड्रा हो गए। ठीक है, इसी तरीके से मकड़े जो होती है, मकड़ी और बिच्छू जिसको हम लोग स्कॉर्पियन कहते हैं और स्पाइडर कहते हैं, ये अपने पुष्ट फेफड़े से, यानी उसके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ लंग्स होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन जैसे प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करेंगे कि रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो फर्स्ट इज एरोबिक, मीन्स वायवीय, मतलब यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा यानी उपस्थित होगा। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है तो इस तरीके की रेस्पिरेशन में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, यानी जो सेल में रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, तो वहां से एनर्जी तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कितना एटीपी एनर्जी बनेगा, तो आप बोलेंगे 38 एटीपी। अगर आपसे मैं पूछूं कि ऑक्सीजन नहीं है, तब ऑक्सीजन नहीं है वो कहां पर? ये देखोगे, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन और एनिमल्स में होता है, लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये हमारे किस में होता है बेटा, बोलो? ये हमारे ईस्ट में होता है। ओके, ईस्ट में क्या होता है, अल्कोहल यानी इथेनॉल बनता है, और वहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के कारण रेस्पिरेशन होता है। हमारे बॉडी के अंदर भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में नहीं कह सकते हम लोग, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण भी हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण पेन होता है, दर्द होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो पहला पॉइंट हो गया ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा। सेल के अंदर जो एनर्जी बनेंगे वो कितने एटीपी बनेंगे, 38 एटीपी बनेंगे। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी। मैंने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया है, एनर्जी करेंसी कहते हैं इसको, यानी ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है कोशिका का। और अगर मैं बात करूं जहां ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है, जैसे ईस्ट में जो होता है जहां इथेनॉल बनता है, वहां कितने एटीपी एनर्जी बनेंगे, तो 2 एटीपी, यानी यहां पर ऊर्जा का जो मात्रा है, एनर्जी का जो अमाउंट है वो बहुत कम होगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा बनता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।